अभी तक तो स्टेट को शायद पूरी तरह ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि कितने लोग अंदर फंसे हैं और कहां फंसे हैं। मैं ये मानता हूं कि जितने हेलीकॉप्टर लगे हैं ये कम है। जगह बीच में रोक रहा हूं, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त जुड़ गए हैं, वो सवाल आपसे पूछेंगे। ओवर टू यू दीपक। निशंक जी, आप खुद होकर आए हैं केदारनाथ, आपने ग्राउंड पर जाकर क्या देखा? क्योंकि अश्विनी चौबे जी, जिनके पूरा परिवार वहां पर फंसा हुआ था, 3 दिन मलबे और मिट्टी पर सोए। उनका कहना है कि प्रशासन का वहां नामो निशान नहीं था और उनके हिसाब से 10,000 से ज्यादा मौतें हुई होंगी उस इलाके के अंदर, क्योंकि वो इस पूरी की पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। उनका कहना है जो मंदिर के अंदर था वो बचा, बाकी सारा का सारा केदारनाथ बहकर रह गया। आपका क्या असेसमेंट है? आपको कार्यकर्ताओं ने क्या बताया है? आपने ग्राउंड पर क्या देखा? मैं तो दीपक स्वयं वहाँ केदारनाथ जाकर के मैंने कई घंटों तक मैं वहाँ पर रहा हूँ। हजारों, लगभग 1,000 के करीब लोग वहाँ पर थे जो बचे हुए थे। उनमें एक बात सही है आपकी कि जो मंदिर के अंदर भी कुछ लोग, अधिकांश लोग तो वहाँ भी दब करके जो है मंदिर परिसर में आज भी लाशें पड़ी हुई हैं। और लेकिन जो लोग भाग करके इधर उधर चले गए वो लोग थोड़ा सा बच गए, या नीचे के कुछ भवन ऐसे थे, बाकी तो बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन कुछ भवनों में नीचे तो मलबे से भर गए, लेकिन ऊपर की मंजिलों में जो लोग थे वो थोड़ा बहुत बच गए। वो भी 10, 12, 15 भवन बचे हुए होंगे, बाकी सब स्वाहा हो गए। मेरा भी अनुमान यही है दीपक कि वहाँ हजार से तो यदि वहाँ लोकल पंडा और पंडा समाज और जितने लोकल और तीर्थयात्रियों को देखें तो ये हजारों की संख्या में वहां पर लोग रहे होंगे, जिसमें देखा जा सकता है कि मात्र 1,1200 के करीब लोग जिनको हम नीचे लाए हैं वो भी शायद आज आ पाए होंगे लोग 3 दिन 4 दिन के बाद। तो उसके बाद जो केदारनाथ से लेकर के नीचे गौरीकुंड तक ये जो 17-18 किलोमीटर का ये तबाही मची है, ये प्रलय हुआ है, इसमें तो कोई पता ही नहीं चल सकता। रामबाग से स्थान का पता ही नहीं कि इतनी बड़ी बस्ती रही होगी जहाँ यात्री रुकते हैं। कई होटल हैं, कई गेस्ट हाउस हैं, कई हट्स बने हुए हैं, कई ऑफिस हैं, वो उसका नामो निशान नहीं है। और नीचे आकर के गौरीकुंड तक आधा गौरीकुंड साफ हो गया। वो गौरीकुंड जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं और वो गौरीकुंड जहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, जब बसों से, गाड़ियों से, कारों से आते हैं, फिर वहां से पैदल शुरू होता है। तो मेरा अनुमान है कि वहां भी कम से कम जो स्थानीय और काफी गौरीकुंड छोटा नहीं बहुत बड़ा है, वहां भी हजारों लोग रहे होंगे। मुझे ये अफसोस होता है कि गवर्नमेंट कर रही है कि हमको पता ही नहीं है। सामान्य सी बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया। चलिए, हादसा को गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी इस हादसे में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैंने देखा, गुप्तकाशी में कोई एक इंस्पेक्टर तक नहीं, पुलिस का जवान तक नहीं, कोई डॉक्टर तक नहीं, फाटा में कोई नहीं। इधर आगे जाकर के रामपुर इत्यादि क्षेत्र में गया तो थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा सा सक्रियता होती तो हो सकता था कि जो लोग दबे हुए हैं, गले गले तक लोग मलबे में दबे हुए थे, यदि थोड़ा सा समय पर शायद फोर्स वहां पहुंचती तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। निशंक जी, आखिरी सवाल, मुझे पता है ये वक्त राजनीति का नहीं है, मुझे पता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिस बुरी तरह से विजय बहुगुणा सरकार विफल हुई है, चौबे जी ने कहा, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस था जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए क्योंकि ये जनता की जिम्मेदारियों पर खरी नहीं उतरी है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर आपको नहीं लगता कि विजय बहुगुणा को आगे चलकर अपने पद को छोड़ देना चाहिए? मैं जब यहाँ पर था तो पहले 2-3 दिन में मैं नहीं जा पाया और गवर्नमेंट से मैं फीडबैक लेता रहा है कि वहाँ की स्थिति क्या है। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से जिस दिन मैं गया, सुबह भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी और उनके जो आला अफसर हैं उन्होंने मुझे जो सूचना दी, उन्होंने कहा साहब हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो मैं काफी आश्वस्त था क्योंकि वहाँ तो संचार के माध्यम सारे टूट चुके थे, लेकिन जितनी व्यक्तिगत जानकारी मुझे कैसे भी करके थी, मुझे लगता था कि बहुत विभत्स स्थिति है और गवर्नमेंट को शायद जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जब मैं वहाँ गया और जब मैंने वहाँ की स्थिति को देखा तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, वो तो लाइन पर नहीं पहुँच पाए, मिल नहीं पाए, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की परसों सुबह
और मैंने उनसे बात करने के बाद बहुत नाराजगी प्रकट की और मैंने कहा कि यदि ये स्टेट गवर्नमेंट आपकी टोटली फेल हो गई तो ये राष्ट्रीय आपदा है और इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इसको अपने हाथ में लीजिए, वहां सेना भेजिए, ITBP भेजिए, SSB भेजिए। कम से कम जो लोग त्राही मची हुई है उन लोगों के जो चले गए हैं वो तो चले गए, उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो जिनको बचाया जा सकता है कम से कम उनको बचाएं, क्योंकि लोग अपनी जानों को बचाने के लिए पहाड़ों पर ऊपर टीले टीले बने हुए हैं। वो यदि 4 दिन 5 दिन लगातार वर्षा, उनके तन पर कपड़े नहीं है, खाने को बूंद नहीं है, बच्चे तड़प तड़प करके मर रहे हैं, तो मैंने कहा कम से कम उन लोगों को तो बचाया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, वहीं से केदारनाथ जी से। तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने शायद कुछ हेलीकॉप्टर बढ़ाए हैं, मिलिट्री के कुछ विधियां बढ़ी हैं, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इस गवर्नमेंट के साथ हैं। हम फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के आपदा का मुकाबला करने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत जो करना चाहिए वो तो करे। उस बात पर बहुत असफल रही है गवर्नमेंट। चलिए, आप सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि विजय बहुगुणा को आगे चलकर पद छोड़ देना चाहिए? बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा, हाँ या ना? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप सारी परिस्थितियों से विजय, ये समय तो जिन लोगों की जानों को बचाया जा सकता है अभी भी उन लोगों को और सक्रिय करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ सकते हैं मामला बेहद संवेदनशील है, हजारों जानों का सवाल है और इसी के बीच खड़ी हुई है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर भी वो इलाका है जहां पर सीमा सुरक्षा ग्राउंड में नहीं, बास्केट ग्राउंड में। चलिए, दीपक चौरसिया की इस वक्त आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, लेकिन शीतल से हम वहां का हाल लेंगे। शीतल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्रीनगर गढ़वाल जब से आप पहुंची हैं तब से लेकर अब तक इस तबाही की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं और आप तक पहुंची हैं? अनुराग, श्रीनगर में माल का बहुत नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये राहत की बात है कि इस इलाके में कम से कम उत्तराखंड में जान कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन माल का सर्वाधिक नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान अनुराग यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल जो SSB है उसका हुआ है। करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ये मेरे पीछे जो पूरा इलाका है जो इस वक्त घुप अंधेरा है, जहां आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं, मेरे पीछे ये बिल्डिंग शायद आपको थोड़ी हमने रोशनी उस पर डाल के आपको दिखाने की कोशिश की है, बिल्कुल टूट फूट गई है। ये SSB की ट्रेनिंग एकेडमी हुआ करती थी और अब से कुछ रोज पहले यानी 16 जून से पहले अनुराग इस पूरे इलाके में रोशनी थी, यहाँ पर फव्वारे थे, बिल्डिंग्स थी, यहाँ पर कैडेट्स के क्वार्टर्स थे, रोशनी थी और जबरदस्त ये कैंपस था, जितना मॉडर्न जितना खूबसूरत हो सकता है। ये कह सकते हैं कि इस श्रीनगर टाउन की ये हाईलाइट था, ये खूबसूरत हाईलाइट था, हब था, लेकिन अब ये बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। अगर इस वक्त रोशनी होती तो हम आपको दिखा पाते, हालांकि दिन में हमने आपको तस्वीरें भेजी जिनमें हमने दिखाया कि उजाड़ हो गया है, चारों तरफ रेत है, पेड़ टूटे हुए हैं, नदी का पानी, क्योंकि नदी का जो रूट था, रास्ता था अलकनंदा नदी का, वो उसने बदल लिया अचानक 16 तारीख की रात को और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो रूट डाइवर्ट होकर पूरा का पूरा इस कैंपस की तरफ आ गया, जो कि बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है और पानी आ जाने की वजह से ये पूरा इलाका सबमर्ज हो गया, डूब गया। हमारे साथ अनुराग SSB के 2 जवान मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद अशाद मौजूद हैं और साथ ही मुश्ताक मौजूद हैं। मोहम्मद अशाद, इस बिल्डिंग में जो पीछे है, जो बिल्कुल टूट चुकी है, जो ट्रेनिंग एकेडमी है, उस दिन 16 तारीख की रात को 11 बजे तक यहीं थे जब पानी बढ़ना शुरू हुआ था। इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मोहम्मद, आपने बताया कि उस दिन आप इस बिल्डिंग के अंदर थे 16 तारीख की रात को जब पानी भरना शुरू हुआ। जब इसमें हम लोग काम कर रहे थे, इसमें तो हल्का हल्का इसमें रेत आने लगा और पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने, जो बिल्डिंग में, जो सामने बिल्डिंग में हमारे जो जितने सामान थे ऊपर शिफ्ट कराया गया। यहाँ काम 11:30 और 12 बजे बीत के लगातार। पहले ये बताइए कि ये कैंपस जो आज उजाड़ है, एकदम वीराना है, 16 तारीख से पहले ये कैसा होता था? यहाँ क्या नजारा इस वक्त होता? ये 16 तारीख से पहले जो 15 जो बहुत खूबसूरत था, लाइटें थी यहाँ जो बाढ़ के कारण ये पूरा नष्ट नाबूद हो गया जी। ये बिल्डिंग सामने है, ये बहुत लागत से बनी थी, ये पूरे खंडर हो गए मैडम। और जो कैडेट्स के क्वार्टर्स हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए, उनके तो नामो निशान, उसके नामो निशान पूरे मिट गए हैं। वो 17 तारीख के बाढ़ के बाद रखने से। और 17 तारीख को पानी कहाँ तक आ गया बिल्डिंग में? बिल्डिंग के ऊपर से पानी जा रही थी 17 तारीख को, बिल्डिंग के ऊपर से पानी बह रहे थे।
क्वार्टर्स उसमें डूब गए। तो अनुराग, आपने सुना, ये उस दिन वहां मौजूद थे, उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि 16 तारीख को पानी चढ़ना शुरू हुआ और 17 तारीख को सोमवार उस दिन था, सोमवार के दिन वो पानी बिल्डिंग के ऊपर चला गया और जो कैडेट्स के क्वार्टर्स थे वो सारे उसमें डूब गए और ये पूरा इलाका यहाँ पर वीरान हो गया, बिल्कुल रेत में तब्दील हो गया। और इस नुकसान से उबरने के लिए एसएसबी को काफी लंबा अरसा लगेगा। बिल्कुल। शीतल और दीपक एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। शीतल, आप उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं। जो जनरल कंप्लेन सुनने को मिल रही है कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों की कोई मदद नहीं की। श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहां पर लोग कहते हैं कि घरों के अंदर 8 से 10 फुट तक का मलबा जमा हुआ है। पहली फ्लोर कई जगहों पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में प्रशासन के बारे में लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल दीपक, आपने सही बात कही। हमने दिन में यहाँ लोगों के घरों का जायजा लिया, खासतौर से इस इलाके में, ये जो एसएसबी के एकेडमी के पास का इलाका है, जहाँ पर रिहायशी इलाका है, गांव हैं और लोकेलिटीज हैं, मोहल्ले हैं, वहां पर भी पानी अंदर तक घुस आया था और 2-2 मंजिला मकान, 3-3 मंजिला मकान बिल्कुल पानी में नीचे तक धंस गए थे और वहां सिर्फ मलबा है। हमारी रिपोर्ट में आपने देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा। और अब से थोड़ी देर बाद कुछ स्थानीय लोग जो उन घरों में रहते हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी इस कार्यक्रम में। लेकिन उन लोगों को ये शिकायत है, जबरदस्त शिकायत है कि प्रशासन 3 दिन से यहाँ मौसम साफ हो गया था, यहाँ पर आया जा सकता था, मलबे को हटाया जा सकता था, स्थानीय लोगों की मदद की जा सकती थी, लेकिन बावजूद इसके कोई यहाँ नहीं आया। आपको बताऊं दीपक कि श्रीनगर जो है वो उत्तराखंड के सबसे ज्यादा विकसित इलाकों में से माना जाता है, डेवलप्ड इलाकों में से माना जाता है। नेशनल हाईवे यहाँ बिल्कुल बगल में है, वहां पर भी टनों टन मलबा आया हुआ था, लेकिन 3 दिन से मौसम साफ होने के बावजूद सरकारी मदद यहाँ नहीं पहुंची। और हमने आज दिन में घरों में देखा कि लोग कुदाल लेकर खुद नीचे घुसे हुए थे और अपने घरों से मलबा बाहर निकाल रहे थे और सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ एक जेसीबी मशीन हमें नजर आई। सरकारी मदद के नाम पे सिर्फ एक जेसीबी मशीन, क्योंकि श्रीनगर गढ़वाल का न केवल एक प्रमुख कस्बा माना जाता है बल्कि पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव माना जाता है। गढ़वाल और उसके आसपास के इलाकों की राजनीति को भी बहुत प्रभावित करता है श्रीनगर, और श्रीनगर गढ़वाल का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। शीतल, हम आपके पास फिर लौटेंगे जब स्थानीय लोग आपके पास आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे इंदौर। हंसराज जैन साहब हैं, चश्मदीद हैं। हंसराज जी, आप कहां से बच के आए हैं? हम बद्रीनाथ विशाल से बच के आए हैं। चलेंगे इंदौर। हंसराज जैन साहब हैं, चश्मदीद हैं। हंसराज जी, आप कहां से बच के आए हैं? हम बद्रीनाथ विशाल से बच के आए हैं साहब। क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताएंगे क्या हुआ था? गए थे आप किस दिन? आपको वहां पर ये पानी का अटैक हुआ, कैसे वहां से निकले बद्रीनाथ से आप लोग? हाँ, हम जैन समाज के 36 लोग 4 धाम यात्रा पर गए थे। 16 तारीख को जिस रोज ये हादसा हुआ उस रोज हम जोशी मठ से नाश्ता करके ऊपर की ओर रवाना हुए। हम 17 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गए, गोविंद घाट तक। गोविंद घाट पर काफी लंबा जाम लगा हुआ था। हमारे साथ में चूंकि हम महामहिम, उत्तराखंड के महामहिम के विशेष अतिथि थे, शांति दादा भी हमारे साथ थे, उनके कारण हमें गार्ड मिला हुआ था। उस गार्ड ने हमसे कहा कि करीब 8 घंटे पहले रास्ता नहीं खुलेगा और ऊपर काफी लोग फंसे हुए हैं, आप लोग नीचे उतर जाइए। हमने जैसे ही उनकी बातों को मान के गाड़ी वापस टर्न की, उसी समय वापसी में बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरना शुरू हो गए थे। हम जोशी मठ जब तक पहुंचे, जब तक ये खबरें आने लग गई थी कि ऊपर बादल फट गए हैं और काफी तबाही हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जब हमने टीवी पर देखा तो हमें पता पड़ा कि जिस जगह हम गोविंद घाट पर खड़े हुए थे, जहाँ पे जाम लगा हुआ था, वो गोविंद घाट पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वहां पर जेएमआर एक बड़ी पावर कंपनी काम कर रही है, उसकी पार्किंग की नीचे की गाड़ियां उन्होंने ऊपर जमाई थी, 4 गाड़ियां, वो 4 कारों भी उसी वक्त बह गई। हजारों लोग इसके अंदर बह गए। पता ही नहीं लग पा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। प्रशासन जो आंकड़े बता रहा है वो निश्चित रूप से धोखा देने वाले आंकड़े हैं। करीब करीब बद्री विशाल में 15 से 20 हजार लोगों की मृत्यु निश्चित हुई होगी। केदारनाथ में इससे भी ज्यादा ताकत हुआ है। बादल पूरी तरह फट गए। हम जैन समाज के 36 लोग उस गार्ड का कहना मानकर वापस पलट गए। यदि हम वहाँ पे गोविंद घाट पर खड़े रहते तो एक भी उसमें से जिंदा वापस नहीं आ सकता था।
समझ सकते हैं किस दर्द और किस दुख को और किन परिस्थितियों को हंसराज जैन जी आपको झेल कर आए हैं। लेकिन मैं बाकी लोगों, बाकी चश्मदीदों की तरफ बढ़ूं, लोगों की तरफ बढ़ूं जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं सीधे चलता हूं एसके श्रीवास्तव साहब के पास, पूर्व महानिदेशक है मौसम विभाग के। श्रीवास्तव जी, मेट डिपार्टमेंट का कहना था कि उत्तराखंड सरकार को सूचना दे दी गई थी, तो इस तरह की सूचनाएं कितनी एक्यूरेट होती है और उत्तराखंड सरकार इस पर क्या कर सकती है? सबसे पहले दीपक जी, मैं मौसम विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दफे जो फोरकास्ट की थी वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने भारी बारिश की संभावना की जो फोरकास्ट की थी वो 100% करेक्ट थी। हाँ, उस फोरकास्ट में क्लाउड बर्स्ट शामिल नहीं है, उस फोरकास्ट में लैंडस्लाइड्स शामिल नहीं है, उस फोरकास्ट में फ्लैश फ्लड्स शामिल नहीं है। इन आपदाओं से को फोरकास्ट करने के लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जो टेक्नोलॉजी अभी तक मौसम विभाग के पास नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भविष्य में प्लान भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो ये स्लाइड प्रोन और फ्लैश फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनमें लगाई जानी चाहिए या लगाने जाने की कोई उम्मीद है शायद। लेकिन श्रीवास्तव साहब, सवाल यह है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो सरकारें अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं? देखिए दीपक जी, उत्तराखंड को उस टेक्नोलॉजी से पूरा कवर करने के लिए 51 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, 1000 करोड़ का पैकेज दिया गया है अभी उत्तराखंड को। 50 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। उस 50 करोड़ साहब, मैं 1000 करोड़ की कर रहा हूँ। इस पूरे इंसिडेंट को रीबिल्ड और रिकास्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसके सामने 50 करोड़ कुछ भी नहीं है सर। वो 50 करोड़ आज से अगर 5 साल पहले खर्च हो गए होते तो आज जो है जान की का इतना नुकसान कतई नहीं हुआ होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आज भी कोई भी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीरियसली ना सोच रहा है। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं कह सकते ये क्यों हो रहा है और ये कब ऐसा समय आएगा जब हम इसके प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि ऐसी त्रासदी पहले भी होती रही है, आज भी हुई है और आगे और होने की संभावना है। अगर इन ऐसी टेक्नोलॉजीज का जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया तो ये विकास और टेक्नोलॉजी जब तक कि साथ साथ नहीं चलेंगी तो ये विकास जो है हमारे लिए एक दर्द बन जाएगा और ये जो पानी के रूप में संपदा आती है वो ऐसी विपदा के रूप में हमें दिखाई पड़ती रहेगी। हम आप मिलकर डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे, फिर आएंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त चलते हैं नवरत्न महेश्वरी साहब के पास, जो रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवरत्न महेश्वरी जी, आप कहां से बचकर आए और कैसे बच पाए? हम केदारनाथ से जैसे ही निकले तो केदारनाथ के दर्शन काफी अच्छे से हुए हमारे, और केदारनाथ से हम जैसे ही आगे बढ़े गुप्त काशी पहुंचे तभी हमें समाचार मिला कि रामबाड़ा में मतलब बादल फट गए हैं, जिससे पूरा मतलब तबाह हो गया केदारनाथ का एरिया। और गौरीकुंड में पूरे जो पार्किंग में गाड़ी खड़े थे पूरे के पूरे गाड़ी मतलब नदी में बह गए हैं। हम ये समाचार सुनते ही तुरंत वहाँ काफी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाए और चमोली पहुंचे। चमोली में हमें पता लगा कि जोशीमठ का रास्ता बंद है, आपको बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हो सकता। तो हमने तुरंत वहाँ निर्णय लिया कि अब हमें बद्रीनाथ जी के दर्शन को कैंसिल करके वापस अपने रायपुर आना है। जिस हिसाब से वहाँ का माहौल हम देख रहे थे तो हमें यही था कि किसी भी तरीके से हम यहाँ से निकले। हम जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचे तो हमने वहाँ जो गंगा नदी का जो भीषण रूप देखा, ऐसा रूप मतलब जिंदगी में हमने आज तक नहीं देखा, खाली फिल्मों में हमने ऐसा देखा है। वहाँ रुद्रप्रयाग इतना भयानक स्थिति में था कि हमने वहाँ पे लोगों के घर को, होटलों को टूट के गिरते हुए नदी में बहते हुए देखा। एक पुल था जो हमारे सामने ही आधा टूट के नदी में बह गया, आधा पुल लटका हुआ था।
हम ये सब देख के, हमारे साथ 16 और लोग थे जिसमें 8 बच्चे थे, सब देख के सहम गए थे, डर गए थे। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हमने जिंदगी में पहली बार देखा था। हम जैसे तैसे करके आगे बढ़ते गए, कई जगह हम जाम में फंसे, कई जगह लैंडस्लाइडिंग होती रही। आगे जाके आखिर लास्ट हम 11 बजे रात को श्रीनगर में फंस गए। वहाँ पानी रोड में लगभग 10-15 फीट ऊपर बह रहा था। तो हमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने सलाह दी कि आज यहीं रात को रुका जाए और सुबह फिर ये किया जाए। सुबह हमने देखा कि वहाँ कई मकान जो नदी से लगे हुए हैं बह गए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग ऊपर सड़क में आ गए थे। कई ट्रक और बस डूबे हुए दिखे, रोड में डूबे दिख रहे थे। तो हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि आप पौड़ी कोट द्वार के रास्ते से चले जाओ, वो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग काफी कम होती है, तो हो सकता है कि आप यहाँ से बच के निकल जाएं। हमने बिना देर किए स्थानीय लोगों की मदद से उस रास्ते से निकल गए। तो काफी जगह वहाँ जाम मिला, कई जगह लैंडस्लाइडिंग मिली, रोड बह गए थे। हमने गाड़ी से उतर के, गाड़ी वाले ने, हमारे ड्राइवर ने काफी जोखिम से गाड़ी को पार किया। हम बीच में रोड रास्ते में खड़े रह के बच्चों को पार कराते गए। लगभग 2-2.5 फीट हाइट के, मतलब पानी का तेज बहाव में हम खड़े होकर बच्चे को पार कराते रहे। काफी मुश्किलों का सामना करके हम मतलब कोट द्वार पहुंच पाए, जो पूरा मतलब पहाड़ी इलाका खत्म होता है। तब हमारे वहाँ शाम 4 बजे पहुंचे, तब वहाँ जान में जान आई। और उस बीच हमारे बच्चों को, हमें किसी को भी मतलब अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। वहाँ पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज दिखी नहीं। गिनती के श्रीनगर में 4-5 पुलिस वाले दिखे, जिन्होंने भी मतलब सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। हम इस तरह काफी वहाँ का समझ सकते हैं नवरत्न जी, समझ सकते हैं नवरत्न जी, आप किस द्वंद से गुजरे होंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर चलता हूं शीतल के पास। शीतल, कुछ स्थानीय निवासी श्रीनगर के आपके साथ जुड़ने वाले थे, क्या वो जुड़े और क्या कहना है उनका? दीपक, कभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे तो मैं एक बार जाकर देख लूं कि वो कहां तक पहुंचे, ताकि इस कार्यक्रम में हम उनके विचार और उनकी जो वेदना और उनका जो दर्द है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल शीतल, हम उसका इंतजार करेंगे। आप जा सकती है, उनको देख सकती है, उनको ला सकती है, ताकि हम ग्राउंड जीरो पर भी रियल सिचुएशन क्या है इसका पता लगा सके। लेकिन उससे पहले हम सीधे चलते हैं ललित शर्मा जी के पास। ललित जी, किस तरह की पीड़ा से गुजर रहा है आपका परिवार इस वक्त? मेरा पूरा परिवार 4 धाम की यात्रा पर गया हुआ था। ललित जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए आप। हाँ जी सर, मेरा पूरा परिवार 4 धाम की यात्रा पर गया हुआ था 7-8 तारीख से, और उनसे 4-14 तारीख तक बात हुई। उसके बाद में उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसमें मेरी मदर गई हुई थी और मेरे भाई और भाभी दोनों उनके बच्चे और उनके परिवार वाले, भाभी के माई के वाले गए हुए थे। टोटल लोग 13 गए हुए हैं, जिनमें से अभी तक एक भी व्यक्ति का पता नहीं चला। ना ही 14 तारीख को आपने हेल्पलाइन नंबर या बाकी जगहों पर संपर्क किया? क्या कोशिशें की आपको? क्या प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग, कोई आश्वासन मिला? किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। हरिद्वार तक घूम कर चल रहे, वहाँ से रास्ते से हरिद्वार से आगे किसी ने नहीं जाने दिया। ढूंढने गए थे, यहाँ से 16 तारीख को ढूंढने गए। 16 तारीख के बाद में हरिद्वार 17-18 तारीख तक घूमे, कोई पता नहीं चला। 19 तारीख की शाम को रात 9 बजे तकरीबन दिल्ली वापस आए। वहां से आने के बाद में फिर दिल्ली में भाग दौड़ करी, फिर आके बाद न्यूज तक पहुंचे। अभी तक किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, ये बताइए कितने लोग लापता हैं आपके परिवार के, और क्या उनकी तस्वीर कोई लाए हैं ताकि हम टेलीविजन पर दिखा सके? हाँ जी, तस्वीर हमने तो आपके न्यूज वाले रिपोर्टरों को दे रखी है। और क्या नाम है, 13 लोग हैं, 13 के 13 लापता हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति को कोई पता नहीं। आखिरी लोकेशन? हाँ जी, उनकी आखिरी लोकेशन, आखिरी लोकेशन उनकी केदारनाथ से दर्शन करके नीचे आए थे गौरीकुंड तक। जब हमने क्या नाम है हरिद्वार से गौरीकुंड तक वापस आए थे, तो हमारी जो भाभी श्री गई हुई है, उनके बड़े भाई ने, सीटू शर्मा ने फोन करा था हरिद्वार कि जी गाड़ी का ड्राइवर हमें नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में उनका कॉन्टेक्ट नंबर कहीं से कोई नहीं पता चला, गौरीकुंड से ही उनको लापता है। चलिए, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, और इसी तरह की उम्मीद पूरा देश उन तमाम लोगों के साथ कर रहा है। हमारे साथ भोपाल से विजय गुप्ता और रितु जैन भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपके परिवार के
लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। हिमांशु यादव हमारे साथ हैं, इनके परिवार के लोग भी लापता है। हिमांशु जी, आपने कहाँ ढूंढने की कोशिश की, क्या क्या प्रयास किया अभी तक? वो सारे गंगोत्री में अंकल जी, उनसे बात हो रही है लगातार फोन पे, मगर वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। वहाँ से वो 9 तारीख से गंगोत्री में कथा में गए थे, उनसे फोन पे बात हो रही है, मगर सरकार की तरफ से वहाँ पे किसी चीज की अवेलेबिलिटी प्राप्त नहीं हो रही है। ना फूड है वहाँ पे, ना खाने के लिए कुछ और कुछ मिल रहा है। वहां से कुछ लोग हर्षिल गए, पहुंचे कि हेलीकॉप्टर मिल जाए वहां से, मगर वो लोग हर्षिल में फंसे हुए हैं, करीबन 1000 लोग, वहां पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है। मुंबई से आशीष तिवारी भी है हमारे साथ। आशीष, आप क्या क्या कोशिशें कर चुके हैं अभी तक? देखिए, मेरी दीदी और मेरे फूफा जी पिछले 6 दिनों से गौरीकुंड के पास फंसे हुए हैं और हर दिन हम सुबह और शाम उनसे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात हो पा रही है। तो आज जो आखिरी उनसे बात हुई है, तो उस समय फूफा जी फपक के रोने लगे और बोले, बेटा अगर हो सके तो तुम अपना हेलीकॉप्टर लेकर आओ, क्योंकि अगर आज तुम हमको नहीं निकाल पाए तो हो सकता है कल का दिन हम जिंदा ना रहें। तो बड़ा दुखद माहौल था। सरकार का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है और उम्मीद नहीं है कि अगले हफ्ते 10 दिन तक ये लोग उनको निकाल पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो वहां पर हुई है कि मेडिकल एड की जितने लोग हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को बुखार आ गया है, तो चिकित्सा सुविधा का पूरी तरह से अभाव है और बीमारी में लोग धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बंबई में हम लोगों ने जो मेरा जाइनोवा हार्ट केयर हॉस्पिटल है उसकी तरफ से तय किया है, हम एक चॉपर या एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात हुई है, अगर वो इंतजाम हो सकता है तो हमारे साथ डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सबकी बहुत बड़ी टीम तैयार है। हम उन स्पॉट पर जाएंगे जहां पर अभी तक डॉक्टर की सुविधा, अभी जो लोग ट्रैप हैं जिन इलाकों में, उधर जाके उनको मेडिकल एड देंगे और वहां से इवैक्यूएशन का काम भी शुरू करेंगे। अब ये प्राइवेटली हमें करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे हम पूरी तरह डिपेंड रहेंगे तो हम काफी लोगों को लूज कर देंगे। तो जैसे ही हमें हेलीकॉप्टर मिलता है हम अपनी सारी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। अमित यादव और सुशील कुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। बड़े संक्षेप में आप बताइए कि क्या आप लोगों के परिवार का दर्द है? 14 तारीख से सर मेरे घर वाले वहाँ पे गंगोत्री में फंसे हुए हैं। उनसे कभी फोन पे बात करते हैं तो उनसे बात भी नहीं हो पाती है, नेटवर्क नहीं आते हैं। अब जो हेल्पलाइन नंबर मिलाते हैं उन पे भी कभी संपर्क नहीं हो पाता। आज सुबह उनसे बात हुई तो पता लगा कि वो लोग अब हरसिल में आए हुए हैं और वहां से कल वो लोग कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाएंगे, जहाँ पे हेलीपैड गवर्नमेंट ने अपना बनाया हुआ है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुंचा है। अब कल वो लोग वहां से चलेंगे 15 से 20 किलोमीटर, तब वो जाके वहां पहुंचेंगे। अभी तक सर यही जानकारी मिली है। वहां पहुंचेंगे, हेलीपैड गवर्नमेंट ने अपना बनाया हुआ है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुंचा है। अब कल वो लोग वहां से चलेंगे 15 से 20 किलोमीटर, तब वो जाके वहां पहुंचेंगे। अभी तक सर यही जानकारी मिली है। वहां पहुंचेंगे। सुशील जी? हाँ जी, मेरे मम्मी पापा घर से 8 तारीख को गए हुए हैं। मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी भाभी जी हैं, 2 मेरे भतीजे और भतीजी हैं, मेरी सिस्टर गई हुई हैं, मेरे बहनोई हैं और उनके 2 बच्चे हैं और उनकी मम्मी हैं। कुल मिलाकर के 13 लोग का परिवार गया हुआ है। अभी तक कोई अता पता नहीं है उसका। और 16 तारीख को लास्ट बात हुई थी। 16 तारीख को वो भी जो ड्राइवर था उसके मालिक से बात हुई थी, तो मालिक ने ये कहा था कि अभी हम ड्राइवर को कांटेक्ट करते हैं। वहीं से मेरे भाई सुनील कुमार का फोन आया था और उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी आज ड्राइवर से जो गाड़ी लेके गया था, जो 40 सीटर गाड़ी थी, टूरिस्ट वाली बस, आज ड्राइवर से बात हुई है तो ड्राइवर ने बोला है कि अभी तक मेरे पास कोई भी सवारी नहीं आई है और मेरे पास सिर्फ 10 सवारियां जो एकजुट हैं, एक जगह हैं, उसमें से एक आदमी का फोन आया है जो कि 10 सवारी सेफ हैं और उसके बाद मेरे पास किसी का भी फोन नहीं आया है। मेरे पास हेल्पलाइन के लिए भी हमारे पास नंबर दिए गए थे तो वो सिर्फ फोन टू कर देता है, बाकी वहां पे हमारी कोई बात नहीं हो पा रही है। और ना ही हम अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि या कहाँ जाया जाए, या ऋषिकेश जाया जाए, या हरिद्वार जाया जाए, या देहरादून जाया जाए, किसको जाकर के अपनी ये बता सुनाएं, किसको जाकर के ये बता सुनाएं, कहाँ दिखाएं, कि किसको बताएं। कोई तो हो के आओ और हमें मिलो आकर के, हम तुम्हारे परिवार की कोई ना कोई जानकारी देना चाहेंगे। तो मैं तो इसी हमारी कोशिश यही है कि चैनल के माध्यम से, सुशील जी सुन लीजिए, हमारी कोशिश यही है कि चैनल के माध्यम से आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचा सके, हम उन लोगों तक पहुंचा सके जो लोग वाकई इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं भगवान आपको शक्ति भी दे, प्रार्थना करते हैं कि सब लोग आपके सकुशल हो। अब ललित जी,
मैं समझ सकता हूँ बहुत भावुक क्षण है आपका, मैं समझ सकता हूँ बहुत भावुक क्षण है, लेकिन आपको हिम्मत को बना के रखना होगा अपनी। हम सीधे चलेंगे अपनी सहयोगी शीतल राजपूत के पास, उसके बाद चलेंगे अभय पराशर के पास, क्योंकि एक पूरा परिवार बचकर आया है जिसके साथ अभय जुड़े हुए। शीतल, क्विकली मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहना है गांव वालों का अपने प्रशासन के बारे में? दीपक, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये शक्ति विहार लोकेलिटी के हैं, जो बिल्कुल एसएसपी एकेडमी के बगल वाली एकेडमी इलाका था और अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और सबसे ज्यादा तबाही इनके इलाके में और इनके आसपास के इलाकों में हुई है। ये मानव बिष्ट हैं जो इस गांव में रहते हैं, इनसे ही बात करते हैं और हाल जानते हैं। मानव, उस रात क्या हुआ और उसके बाद अब जो राहत कार्य चल रहा है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि 17 तारीख रात को 2:30 बजे यहाँ पे बाढ़ आ चुकी थी और मैंने विशेष तौर पर स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी, लेकिन स्थानीय प्रशासन बिल्कुल मौन बना रहा और ठीक 2:30 बजे सूचना देने के बाद सुबह प्रशासन 10 बजे आया। और इससे दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के डीएम जो ऑफिस हमारे डीएम हेडक्वार्टर है वो 1.5 घंटे के रास्ते पे, और डीएम साहब जो है 24 घंटे के बाद यहाँ पे आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अगर एक डीएम साहब इतने बड़े छोटे से क्षेत्र को अगर 24 घंटे लगाते हैं, अच्छा वो पौड़ी जिले में पूरी आपदा नहीं आई, वरना इस पौड़ी जिले का क्या हाल होता। और आपके इलाके में सारे घर हमने देखे जब वो सबके सब मलबे में बिल्कुल जमीन में धंसे हुए हैं, सब जमीन दोष हो चुका है, सब घर बेघर हो चुके हैं और अवस्था ऐसी आ चुकी है कि हमारे ना तो सर में छत है न नीचे जमीन है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें आसरा कहाँ मिले, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही, केवल खाना पूर्ति की जा रही है कि आपदा के पैसे को कहाँ खर्च किया जाए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी घर इस लायक नहीं है जो यहाँ रह जा सके, लेकिन प्रशासन केवल ये एक पारदर्शिता नहीं कर रहा है, केवल देखने के लिए कि लोगों के यहाँ पे थोड़ा कार्य किया जाए, शासन प्रशासन को थोड़ा देख लिया जाए। ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। और डीएम साहब का आज बयान है कि पहले सफाई होने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ का मूल्यांकन करेंगे। तो आप ये सोचिए, जो घर पूरे दब चुके हैं, अगर उसके खोदने के बाद उसका मूल्यांकन होगा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर देखने में नजर आ रहा है कि घर डूब चुका है, तो उसके बाद उसका क्या मूल्यांकन होगा, शासन प्रणाली की क्या कार्य प्रणाली है, इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। और डीएम साहब ने अपने आप पे इस प्रश्न पे खुद प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल दीपक, आपने सुना इनसे कि महज खाना पूर्ति है, कोई मदद प्रशासन की तरफ से इनको ना उस दिन मिली थी जब सैलाब आया था, इनके घर डूबे थे, और ना अब जब इनके घर मलबे में धंसे हुए हैं। बिल्कुल शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार केदारनाथ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह होगी कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभय पराशर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ के पास, मुरादनगर से जुड़े हुए हैं। अभय, क्या कहता है परिवार, किस तरीके से इस परिवार ने इस दर्द को झेला है और कहां से बच के आए हैं? देखिए बिल्कुल दीपक, इस वक्त हम मुरादनगर में हैं और इस वक्त मेरे साथ 3 फैमिलीज हैं जिन्होंने हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों की यात्रा कर ली है, लेकिन यात्रा करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो सड़क धंसनी शुरू हो गई। मौत को बेहद करीब से देखा है। ये तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। ये 3 गाड़ियों के अंदर ये तीनों फैमिली थी। जिस तरीके से हमने अभी सत्येंद्र त्यागी से बात की, इनकी पत्नी ममता त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने उस बेहद करीब से मौत को देखा था। बच्चे इनके साथ थे। ममता जी, आप जिस वक्त वापस आ रहे थे, क्या कुछ आपने ऐसा देखा जिससे आपको लगा कि बेहद जो है मौत करीब है? क्या कुछ हो रहा था उस वक्त सड़कों पर जब आप वापस आ रहे थे यात्रा करके? जब हमने 24 घंटे गाड़ी में गुजारे तो मौत नजर आ रही थी चारों तरफ। एक तरफ नदी थी, एक तरफ पहाड़ थे, ऊपर बारिश थी, आगे 10 किलोमीटर लंबा जाम, पीछे 10 किलोमीटर। छोटे बच्चे थे, नीचे भी नहीं उतार सकते। उसमें खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम पानी भी नहीं था। फिर इस कीर्ति नगर से देवप्रयाग तक का रास्ता हमने 27 घंटों में पूरा किया। बच्चे भी सहमे हुए थे। बराबर में जो नदी थी, दूसरी किनारे पे जो मकान थे वो ढह रहे थे पानी में, होटल थे वो बह रहे थे, पानी भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल बात दीपक ये भी थी कि जब ये लोग चल रहे थे, लगातार चट्टाने गिर रही थी आगे की गाड़ियों पे बीच में। जिस तरीके से अभी सत्येंद्र त्यागी ने बताया था कि इनकी गाड़ी भी मिट्टी में पूरी धंस चुकी थी। माता जी, आप भी वहां पर गई थी, यात्रा करके आई, आपने दर्शन बहुत अच्छी तरह करे। आते हुए क्या कुछ मुश्किलें देखी आप लोगों ने? यही देख के भैया गाड़ी में गुजारे, अब भगवान का नाम लेती रहे, भगवान परिवार में मेरे शांति रह पहुंचा दे। मालक दुखी हो रहे, कुछ खाने को ना पीने को ना पानी। इस वक्त जो और फैमिलीज यहाँ पर हैं मौजूद मेरे साथ दीपक, उसके अंदर कुलदीप सिंघल भी हैं जिन्होंने यात्रा बेशक पूरी कर ली। ये जो तीनों फैमिली हैं खुशनसीब हैं, लेकिन दुख इन लोगों को भी है कि जो बाकी वहां लोग फंसे हुए हैं। आप जैसा कि बता रहे थे, जब आप वापस आ रहे थे तो क्या कुछ हुआ था? सड़क धंसने लग गई थी और ऐसा क्या मंजर था जिससे आप लोगों को लगा कि यात्रा बेहद मुश्किल हो गई है? बरसात तो बराबर चलती पड़ती रही, पहाड़ी ऊपर से गिरती रही, सड़क धंसती रही, ना गाड़ी आगे को जा ना पीछे को जा। 1.5 घंटे का सफर हमने ना 28 घंटे पूरा करा, 29 घंटे पूरा करा है। पीने के लिए पानी नहीं,
बिस्कुट का पैकेट जो 10 रुपए का था वो हमको 20-25 रुपए। शुरुआत जब हुई थी वहां पर, जिस तरीके से आप बताइए, आपके बच्चे वहां पर मौजूद थे, जब आप देख रहे थे कि सड़कों पर जो है बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, सड़क नीचे को धंस रही है, उस वक्त दिमाग में क्या कुछ आया था? दिमाग में तो बस यही था कि बस भगवान का नाम लेते रहे, बस बच्चे जो है ना पानी के लिए तरसते रहे, सब बात हम सब। बच्चे, सबसे मुश्किल ये भी थी इन तीनों परिवार के साथ कि छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद थे। मेरे साथ एक छोटी बच्ची हैं, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए, आते हुए जब आप लोग गाड़ी के अंदर थे, लगातार चट्टानें गिर रही थी, उस वक्त क्या कुछ दिमाग में चल रहा था और क्या कुछ सोच रहे थे आप लोग? मेरा नाम सृष्टि त्यागी है और जब हम वहां से आ रहे थे तो बहुत डर लग रहा था, ये समझ नहीं आता गाड़ी आगे कैसे जाएगी, सड़क पूरी नीचे बैठ गई थी, ऊपर से पहाड़ गिर रहे थे, वो पत्थर गिर रहे थे, बराबर में वो नदी में सिलेंडर बह रहे थे, तो बहुत डर लग रहा था। देखिए, बिल्कुल डर का मंजर था और मौत को बेहद करीब से देखा है पूरे परिवार ने, लेकिन खुशकिस्मती है इन लोगों की कि ये लोग वापस आ गए। आपने क्या कुछ देखा जब आप वहां पर आ रहे थे और क्या कुछ सबसे पहले दिमाग में आया कि इस जगह से कैसे निकला जाए? बस मुझको अपने परिवार की और सबकी। अभय, मुझे लगता है आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण खबर मेरे पास आ रही है अभय, और वो खबर ये है कि चमोली में चीफ मिनिस्टर विजय बहुगुणा का विरोध किया है और विरोध करने वाले में कांग्रेस के विधायक खुद शामिल थे। विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में जो भयानक बर्बादी का मंजर देखने को मिला, जो महाप्रलय देखने को मिली, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ढीला रवैया अख्तियार किया गया। ये महिलाएं विरोध कर रही हैं उनका, कांग्रेस के भी कई नेता इसमें हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अंदर जाने की कोशिश लगातार हो रही है। तमाम लाभ लश्कर के साथ वहां पर मौजूद है चमोली के अंदर, लेकिन लोग नाराज हैं, लोग गुस्सा है और इसीलिए शायद हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपदा प्रबंधन में फेल हो गई सरकार। आराम से बोलो, आराम से बोलो। ऐसे भी काम चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धमकी से काम नहीं चलेगा, ऐसी धमकियों से काम नहीं चलने वाला है। हम विधायक बने, जनता ने बनाया हमको, और आप हमको डरा धमका रहे हैं कि वहाँ लोग मर जाएंगे। समझा नहीं रहे, आप धमका रहे हो, आप यहाँ पर ऐसे भी काम चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धमकी से काम नहीं चलेगा, ऐसी धमकियों से काम नहीं चलने वाला है। हम विधायक बने, जनता ने बनाया हमको, और आप हमको डरा धमका रहे हैं कि वहाँ लोग मर जाएंगे। समझा नहीं रहे, आप धमका रहे हो, आप यहाँ पर ऐसे भी काम चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धमकी से काम नहीं चलेगा, ऐसी धमकियों से काम नहीं चलेगा। राजेंद्र भंडारी, ये शख्स जो चिल्ला रहा है और कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धमकी से काम नहीं करेगा, हम इसकी पहचान भी बता देते हैं, इसका नाम है राजेंद्र भंडारी और खुद कांग्रेस से विधायक है। ये जानकारी हमारे पास है, यानी खुद कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बेहद खफा हैं। एमएलए खुलेआम उन पर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाकर अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपदा प्रबंधन में फेल हुई है सरकार। क्या कुछ घट रहा है उत्तराखंड में, इसकी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।